हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जो ड्यूलॉन्ग पेटिस का नियम होता है वो क्या होता है उसको हमने प्रूफ करके दिखाया था। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आइंस्टीन का सिद्धांत, और उन्होंने क्या क्या परिकल्पनाएं दी थी उसको भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम ये स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा ताप के साथ किस प्रकार परिवर्तित होती है, इसे आइंस्टीन की परिकल्पना द्वारा समझाइए। आइंस्टीन सिद्धांत की सीमाओं को दर्शाइए। तो यहाँ पे जो हमारा आइंस्टीन थे वो अपने सिद्धांत में बोले थे कि जो दोलित्र की ऊर्जा होती है वो सतत न होकर के विविक्त रूप में होती है। तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, H इजिकल्स टू एन एच न्यू, जहाँ पे हमारा n क्या है 0 1 2 3 डैश 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 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा न्यू है वो क्या है, दोलित्र की काल्पनिक आवृत्ति है। चूँकि अब हम जानते हैं कि हमारा जो परमाणु होता है वो स्वतंत्र नहीं होता, इसीलिए दोलित्र की ऊर्जा लगातार बदलती रहती है। तो अब हम इसका औसत मान सूत्र निकालेंगे। मतलब हमारा जो दोलित्र की ऊर्जा है वो बार बार बदल रही है, तो इसकी औसत जो सूत्र होगी वो क्या होगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। अब हम इसका जो औसत सूत्र निकालेंगे उसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u इजिकल्स टू एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब हम जानते हैं कि जो हमारा ड्यूलॉन्ग पेटिस का नियम था उसकी परिकल्पना में हमने पढ़ा था कि जो परमाणु की स्वतंत्रता कोटि होती है वो 3 होती है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं आगे, कि जो हमारा प्रत्येक परमाणु की स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है, और एक मोल पदार्थ में परमाणुओं की संख्या हम n मान रहे हैं, तो फिर हम एक मोल परमाणु की ऊर्जा निकालेंगे यहाँ पे। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u इजिकल्स टू 3NH न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। इसको हमने दे दिया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम निकालेंगे विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, CV इजिकल्स टू डी यू अपॉन डी टी। मतलब जो यहाँ हमारा जो फॉर्मूला निकला है, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू निकला है उसी का हम यहाँ पे अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा u से प्रदर्शित है, इसलिए हमने यहाँ पे डी यू अपॉन डी टी कर दिया है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो d अपॉन डी टी था उसको वैसे ही लिखा है, और जो हमारा u का वैल्यू था उसको यहाँ पे ला के पुट कर दिए हैं। अब हम t के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन करेंगे, तो ये सब t के सापेक्ष ये ऊपर वाला पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए हमने इसको बाहर निकाल दिया। और हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ इतना वाला, ये अपॉन में जो बचा है वही वाला पोर्शन बचेगा। तो हम उसको क्या कहें, यहाँ से नीचे से उठाकर यहाँ पे ऊपर ला दें। तो हम यहाँ नीचे में ये प्लस में था, और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 की पावर -1। अब हम यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन किए हैं, तो ये कैसे हुआ है, ये तो हमारा कांस्टेंट है तो ये वैसे ही लिखाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो हमारा पावर में -1 है वो आएगा सामने, फिर पावर में -1 घटेगा, तो -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1 की पावर -2 हो गया। अब इसका हो गया और इसका भी हो गया। अब हम इसके अंदर वाले पोर्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो हमारे पास ये वाला, इसका हमने कर दिया, अब हम इसका करेंगे। तो ये तो ई की पावर हमारे हमने पढ़ा है फॉर्मूला कि ई की पावर कुछ भी होता है वो वैसे ही लिखाता है। तो यहाँ पे ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी है, इसको हम वैसे ही उतार दिए हैं। और -1 का क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 1 टी के सापेक्ष क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इसका 0 हो गया। अब हम इसका भी कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये ई की पावर में जो पोर्शन दिया, जो वैल्यू दिया है उसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डी अपॉन डी टी एच न्यू अपॉन के टी। तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अगले स्टेप में। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये माइनस तो इधर सामने आ जाएगा, तो 3NH न्यू अपॉन ई की पावर, ये जो हमारा था उसको हमने नीचे ला दिया, तो ये माइनस में था तो हम इसको नीचे लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। और ये हमारे ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी, इसको हमने वैसे लिख दिया, और ये -0 है, इसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या किए हैं, जो ये हमारा टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो ये एच न्यू अपॉन के हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने उसको अलग से लिख दिया है, और जब टी के सापेक्ष टी का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
सबसे पहले हमने यहाँ पे ये किया है कि जो हमारा टी है उसको नीचे से हम ऊपर ले गए हैं, तो ये नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर भी वैसी पावर आएगा सामने और पावर में एक घटेगा तो क्या हो जाएगा -1 -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने -2 लिखा है। अब हमने अगले स्टेप में क्या किया है कि जो हमारा ये वाला माइनस माइनस और ये वाला माइनस दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या बचेगा 3NH न्यू अपॉन e⁻h⁻k_t-1 का होल स्क्वायर। और ये हमारा जो बचा है e⁻h⁻k_t, ये तो वैसे लिखेंगे हम। अब हम इसके बाद क्या किए हैं, जो h⁻k और ये t को हमने नीचे ला दिया, तो ये t माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे अगले स्टेप में क्या किया है कि हमने यहाँ पे k और k का भाग कर दिया है इसमें। तो अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एच न्यू है और यहाँ पे भी एच न्यू है, तो हम दोनों को गुना करेंगे तो एच न्यू का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे हमारा के है और ये के है, तो दोनों का गुना करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए हमने एच न्यू और अपॉन के का होल स्क्वायर इसको अलग से लिखेंगे। तो फिर हमारे पास बच जाएगा क्या, हमने इसको निकाल दिया और इसको भी निकाल दिया, और ये हमारा जो के है और ये के है इंटू हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने इतने पोर्शन को निकाल दिया, तो हमारे पास बचेगा क्या 3n ऊपर में बचेगा और ये e⁻h⁻k_t बचेगा और ये वाला k बचेगा। तो हमने क्या किया, इस k को इसके साथ अटैच कर दिया, तो 3nk हो जाएगा और बचेगा क्या e⁻h⁻k_t। और हमने जो h⁻k का स्क्वायर इसको अलग से लिखे हैं, तो ये अलग से लिखाया गया यहाँ पे h⁻k का होल स्क्वायर, और नीचे में तो जो है वही रहेगा। तो इसी को मैंने अगले स्टेप में लिखा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमारा के था उसको हमने इसके साथ स्क्वायर हो गया था तो उसको हमने अलग से लिखा था और बचा था इतना, और जो हमारा टी बचा था उसको हमने अलग से यहाँ पे लिख दिया है। तो अब हमने अगला स्टेप में क्या किया है, जो हमारा एन के है उसको हमने आर मान लिया है। तो सी वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये एन के स्थान पे हमारा आर आ जाएगा। तो 3r अपॉन e⁻h⁻k_t-1 का होल स्क्वायर, और ये h⁻k, और यहाँ पे देखिए ये जो टी स्क्वायर है और ये भी होल स्क्वायर में है, मतलब सबकी पावर में क्या है 2 है, इसके पावर में भी 2 है, तो हमने इसको इसके साथ अटैच कर दिया है। तो h⁻k_t का होल स्क्वायर हो जाएगा और बचेगा क्या e⁻h⁻k_t, और हमको यही प्रूफ करके दिखाना था, यही हमारा आंसर है। अब हम इसके अगला क्वेश्चन में पढ़े थे कि इसके आगे अगला क्वेश्चन मतलब इसके आगे और भी इसमें क्वेश्चन में 2 चीज़ पूछा गया था कि जो आइंस्टीन का सिद्धांत है वो क्या है और उसकी परिकल्पनाएं क्या है। तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया आइंस्टीन का सिद्धांत क्या है। अब हम इसकी परिकल्पनाओं को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि 1 किलोग्राम ठोस में n परमाणु होते हैं, जहाँ n एवोगैड्रो संख्या है और इसका वैल्यू क्या होता है 6 × 0 × 10⁻23। उसके बाद सेकंड वाला क्या है कि ठोस में परमाणु अपनी माध्य स्थिति में दोनों ओर कंपन करते रहते हैं। इसमें दोनों ओर कंपन करते रहते हैं, और हमने ड्यूलॉन्ग पेटिस में क्या पढ़ा था कि जो ठोस में परमाणु होती है वो अपने माध्य स्थिति के सापेक्ष सरल आवर्त कंपन करते हैं। उसमें सरल आवर्त कंपन होता है और इसमें क्या बोल रहा है, इसमें माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन होता है, ऐसा बोल रहा है। तो क्या लिखा है कि ठोस में परमाणु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते रहते हैं। एक ठोस के सभी परमाणु की कंपन आवृत्ति न्यू समान होती है, जिसे आइंस्टीन आवृत्ति कहते हैं। अब हमारा अगला क्या है, प्रत्येक परमाणु के कंपन की स्वतंत्रता की कोटियाँ 3 होती है। हमने उसमें भी ये वाला पढ़ा था कि उसमें भी जो परमाणु की जो कोटि होती है वो 3 होती है। इसमें भी परमाणु की स्वतंत्रता कोटि कितना है 3 है। अब हमारा अगला क्या है, जो परमाणु दोलित्र की ऊर्जा अविरत न होकर विविक्त होती है। इसमें मतलब आइंस्टीन ने अपने सिद्धांत में बताया था कि जो दोलित्र की ऊर्जा होती है वो सतत न होकर के विविक्त रूप में होती है। इसी को हमने यहाँ पे लिखा है। और हमारा 5वां क्या हो जाएगा, परम शून्य ताप पर परमाणुओं की काल्पनिक ऊर्जा होती है वो शून्य होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।